तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। मतलब उसमें से कुछ ही प्रमुख मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेन जैसे WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इनका पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इनकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई इसके पहले भी तो चीज़ें थी जब स्थापित नहीं हुए थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन इनकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। ठीक, तो जब कोई युद्ध होता है तब क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है, पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है युद्ध के दौरान। ठीक है, तो 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फिर उसके बाद एक समय आया 1929 का। 1929 में क्या हुआ, किसी कुछ पता है? 1929 में हुआ था वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी है, उसे महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन वर्ष भी कह सकते हैं। कब? 1929 में। डिप्रेशन या मंदी का मतलब क्या होता है कि जब मतलब एकदम पूरी उद्योग धंधे सब ठप पड़ जाए, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से असंतुलित हो जाए। देखिए अमेरिका में जब जैसे 1929 में वैश्विक महामंदी आई तो इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से। अमेरिका में क्या हुआ था, वहाँ के स्टॉक मार्केट अचानक से धड़ाम हो गए, पूरे शेयर प्राइस पूरे गिर गए। देखिए जब स्टॉक मार्केट धड़ाम होता है तो लोगों की पूंजी डूब जाती है। जैसे लोग जो शेयर में निवेश किए हुए हैं, तो अगर उसके प्राइस गिरेंगे तो लोगों की पूंजी डूबेगी, और लोगों की पूंजी डूबेगी मतलब अपनी अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी। तो जो वैश्विक महामंदी 1929 में अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से ही हुई थी। वहाँ के शेयर अचानक से धड़ाम हो गए और वैश्विक महामंदी इस तरह पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भी है, पहले भी था। और अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कोई प्रभाव पड़ेगा तो उसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कब से कब तक? 1939 से 1945 में समाप्त हुआ, जब नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, तब समाप्त हुआ युद्ध। ऑफिशियली 1945 में ही समाप्त हुआ था। ठीक, तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो लगातार 3 क्राइसिस पूरे विश्व ने झेले। पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर वैश्विक मंदी आई, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इनके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। देखिए जो ये युद्ध हुए थे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा था? यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका में। तो अमेरिका तो अपना दूसरे को लगभग उसने बर्बाद ही किया, डिस्ट्रॉय ही किया। पूरे यूरोप में लगभग पूरी तबाही का माहौल था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खराब हो गया, पूरी उनकी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी गड़बड़ हो गई, उद्योग धंधे सब ठप पड़ गए। तो इस कारण से पूरे विश्व की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत गंभीर समस्या, इस तरह में मतलब कैसे जीवन यापन हो पाएगा जब पूरी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हो पा रहा है। तो कुछ लोगों ने मिल करके मतलब इन तीनों के परिणाम स्वरूप फिर कुछ संस्थान बने। देखिए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले USA और UK। सर माई बंद है। हाँ क्या है? बंद है, चालू तो है नहीं सर, ये लाइट जल्दी थी तो आज। अच्छा, तो आवाज ना ही हुई क्या? तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, USA के थे डेक्स्टर व्हाइट, ये इकोनॉमिस्ट थे। ठीक, कौन? आप लोग थोड़ा नोट करते हैं, डेक्स्टर व्हाइट। और यहाँ के थे JM कीन्स, हाँ ब्रिटेन की। UK के थे JM कीन्स, USA के थे मिस्टर डेक्स्टर व्हाइट। इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट प्लान बनाया। क्या बनाया? ज्वाइंट प्लान। मतलब इन्होंने एक मीटिंग की, कहां पर? ब्रेटन वुड्स, हैम्पशायर, USA। ब्रेटन वुड्स एक जगह है हैम्पशायर शहर में, कहां? USA में। कहां बनाया? ब्रेटन वुड्स USA में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये मीटिंग कब से कब तक चली? 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 2 वैश्विक संस्थाएं बनी। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर हमें विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 बॉडी सेटअप करनी पड़ेगी जो विश्व की अर्थव्यवस्था को फिर से रन कराएं। जैसे जितना भी नुकसान वर्ल्ड वार सेकंड के कारण हुआ था, वैश्विक महामंदी के कारण हुआ था, विश्व युद्ध प्रथम के कारण हुआ था, तो उनसे उबरने के लिए इन्होंने ये सजेस्ट किया
कि 2 बॉडी सेटअप की जाए। क्या किया जाए? 2 बॉडी सेटअप की जाए जो कि हमारे पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था के इस मंदी के दौर से निकाले। तो इसके परिणाम स्वरूप 2 बॉडी कौन कौन सी सेटअप हुई हैं? पहला था IBRD या जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक याद करके जानेंगे, और दूसरा था IMF। तो यहाँ शुरुआत हुई IBRD और IMF की। कहां से? 1944 में ब्रेटन वुड्स USA में एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस हुई 1 जुलाई से 22 जुलाई तक, जिसके परिणाम स्वरूप 2 बॉडी सेटअप हुई जिसमें IBRD और IMF था। इसलिए IBRD यानी फिर हम IBRD को वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे इनका। IBRD को हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहते हैं? दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा। तो क्या हुआ था? एक ही कॉन्फ्रेंस में जुड़वा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुए थे जिन्हें हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी भी आप लोग एग्जाम में आता है कि ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? IBRD प्लस IMF। हाँ, IBRD प्लस IMF, जिसमें IBRD ब्रेटन वुड ट्विंस में IBRD प्लस IMF दोनों मिलकर हो गए ब्रेटन वुड ट्विंस। अब देखिए 2 बॉडी की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक, इनके दोनों का अलग अलग उद्देश्य था। जो IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? वार की वजह से यानी विश्व युद्ध की वजह से जो भी इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया, उनको रीबिल्ड करने के लिए या उनको रिवाइव करने के लिए जो फंडिंग प्रदान करेगा वो कौन करेगा? IBRD। किसको? जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उनकी फंडिंग करेगा IBRD। फिर दूसरा IMF का क्या काम था? कल मैंने आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो जो IMF का मेन उद्देश्य है, जिसका निगेटिव BOP होता है। निगेटिव BOP कब होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज्यादा हो, तब होगा निगेटिव BOP। तो निगेटिव BOP से क्या फर्क पड़ता है? हमारे फॉरेन रिजर्व कम हो जाते हैं, हम लोग ज्यादा चीजों को खरीद नहीं सकते, एक समय बाद हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी ना। तो इसका मेन काम था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, यानी माइनस BOP को पॉजिटिव BOP। मेन एम IMF का यही था, जो एडवर्स BOP है उसको पॉजिटिव BOP में करने के लिए, यानी हमारी वित्तीय स्थिरता या आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए। देखिए दोनों बॉडी का अलग अलग काम था। जो IBRD था, इसका काम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इसके नाम में ही है ना, रिकंस्ट्रक्ट करना। तो रिकंस्ट्रक्शन किसे करते हैं? बिल्डिंग का, भवन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। जितने भी अर्थ, जैसे यूरोपियन कंट्री पूरी तबाह हो गई, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, पूरे जितने भी विभिन्न प्रकार के मतलब कंपनियों के मुख्यालय थे सब तबाह हो गए थे। तो इसका मुख्य काम था उन तबाह हुए मुख्यालयों को फिर से बनाना, नए नए ऑर्गेनाइजेशन फिर से स्थापित करना। तो जब वो स्थापित होकर व्यापार करेंगे, तो क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, तो कोई अच्छे से व्यापार नहीं कर पा रहा था, तो सबका BOP लगभग जितने भी छोटे छोटे देश थे सबका निगेटिव चला गया था, क्योंकि कोई एक्सपोर्ट कर, सब लोग इंपोर्ट करके नहीं हो सकता कि चीजों को बड़े बड़े देशों से। तो माइनस BOP को पॉजिटिव BOP करने के लिए हमने IMF की स्थापना की। ये दोनों काम फंडिंग करती है, दोनों संस्थाएं फंडिंग का काम करती हैं। जो IBRD फंडिंग करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेगा, जो IMF फंडिंग करेगा माइनस BOP को पॉजिटिव BOP करने के लिए करेगा। देखिए आप कभी सुनते होंगे कि भारत सरकार ने IMF से इतना लोन लिया। ठीक, तो लोन क्यों लेता है? क्योंकि हमारी जैसे अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है ना, भारत का हमेशा BOP लगभग माइनस में ही रहता है। तो माइनस BOP का मतलब कि हमारा मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इससे हमारे फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं। फॉरेन रिजर्व कम होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो उस चीज से निपटने के लिए हम लोग IMF से लोन लेते हैं, फिर जैसे हमारी मतलब आर्थिक स्थिति सही हो गई तो हम लोन वापस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले वर्ल्ड बैंक या IBRD की। ठीक, फिर उसके बाद बात करेंगे IMF की। क्या इतना समझ में आया? क्यों स्थापित हुआ और क्या क्या मूल उद्देश्य है, अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज पहले आप ये समझिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक टर्म है। ठीक है, विश्व बैंक समूह,
विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी 5 संस्थाओं का आप लोग नाम लिख लीजिए। सबसे पहले है IBRD, दूसरी IDA, तीसरी संस्था है IFSC, चौथी संस्था है नीगा और 5वीं संस्था है ICSIT। मैं पूरे का फुल फॉर्म भी बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो IBRD है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लिखिए आप लोग नंबर से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देखिए अभी मैंने जब बात की थी कि वो जो ब्रेटन वुड ट्रीटी कब बना था 1944 में, लेकिन जो हम इसका स्थापना मानते हैं, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रेटन वुड ट्रीटी किसे कहते हैं, IBRD और IMF को, ठीक, इसका वो कॉन्फ्रेंस कब हुई थी तो क्या बताएंगे 1944 में। लेकिन अगर एग्जैक्ट ये पूछता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई तो आप लोग क्या लिखेंगे 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 से ये काम करना प्रारंभ किया। 44 में बातचीत सब हो गई, संस्था गठन हो गया, लेकिन जो फोर्स में आया 27 दिसंबर 1944। तो देखिए पहले तो IBRD 1945 में बन गया जब फोर्स में आया, फिर जो IDA था 27 दिसंबर 1944 नहीं 45 है। 44 में तो खाली 1 जुलाई से 22 जुलाई तक वो हुआ हमारा ब्रेटन वुड ट्रीटी हुआ, ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन जो इसका कार्य करना प्रारंभ किया 27 दिसंबर 1945 से। देखिए मैं जो बात कर रहा था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं आती हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं इन संस्थाओं में, तो IBRD और IDA को मिलाकर हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक IBRD और IDA का संयुक्त रूप वर्ल्ड बैंक कहलाता है। तो वर्ल्ड बैंक कोई अलग से संस्था नहीं है, ठीक, IBRD और IDA को मिलाकर ही हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। और जब इन दोनों में इन 3 संस्थाओं को मतलब और मिला दिया जाता है तो पूरा बन जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए आप लोग एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, संस्था कब बनी, संस्था का मुख्यालय कहाँ है, संस्था में सदस्य क्या है और संस्था का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक। तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है ना। सभी का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। और अब सभी का संदेह रहते हैं किसकी स्थापना कब हुई। तो पहला कौन लिख लिया था, तो इसकी स्थापना तो 1945 में ही हुई थी, ठीक, इसकी स्थापना 1960 में हुई। पहले हम लोग वर्ल्ड बैंक वाला खत्म कर देंगे, फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया है। देखिए जो IBRD था इसकी स्थापना हुई 1945 में, IDA की हुई 1960। तो इनमें क्या था, इनका मेन उद्देश्य क्या था, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो IBRD का मेन काम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रह जाएंगे, भाई विश्व युद्ध समाप्त हो गया, चीजें सब सही हो गई, तो अब इसका क्या काम बचा, अब बताइए। अभी भी तो कुछ ना कुछ काम है, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, लगभग हर जगह के काम पूरे हो गया, लेकिन अभी भी जो IBRD का मुख्य उद्देश्य है मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री यानी मध्यम आय वर्ग वाली कंपनियों को IBRD लोन प्रोवाइड करता है बहुत ही सस्ते रेट पर। किनको, मिडिल इनकम ग्रुप कंपनी को IBRD लोन प्रोवाइड करता है सस्ती ब्याज दरों में और बहुत ही लंबे समय के लिए, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। जैसे आप लोगों ने भारत में सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, सुना है, सबको शिक्षा दी जाए, सब लोग स्कूल जाए, तो उसकी फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक ही कर रहा है। फिर आपने सुना होगा गंगा स्वच्छता, गंगा रेजुनेशन, तो उसकी भी फंडिंग IBRD ही कर रहा है। फिर आप लोगों ने सुना होगा इंडस वैली ट्रीटी, जैसे अभी कुछ
दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत पाकिस्तान का विवाद हुआ था ना, तो भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। तो उसमें हस्तक्षेप कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। क्योंकि वो जो सिंधु मतलब इंडस वैली ट्रीटी जो थी, सिंधु जल संधि जो उसने ये पूरा डेवलप किया है, उसको वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से ही डेवलप हुआ है। लेकिन इस बार भारत ने किसी कहना ना मानते हुए उसको रोक दिया था। ठीक, तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं मेजर कंट्री में, तो उनको फाइनेंस करने का काम आईबीआरडी करता है। किनको? देखिए इसमें जो आईबीआरडी और आईडीए में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, दोनों एक ही चीज है, बस अंतर क्या है कि आईबीआरडी मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम मतलब समझते हैं ना, जैसे भारत जैसे मध्यम वर्गीय देश जो ना बहुत डेवलप है ना बहुत पुअर है, बीच में है, उनको फंडिंग काम कौन करता है? आईबीआरडी। दूसरी बात, जो आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्या करता है? ये करता है एकदम गरीब देशों को लोन प्रोवाइड करना। जैसे मुख्य रूप से अफ्रीकन कंट्री गरीब हैं, ठीक, इस तरह के जो देश जहां ज्यादा गरीब हैं उनको जो फंडिंग का काम करता है डेवलपमेंट के लिए, कौन करता है? आईडीए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टर्म पूछ लेता है कि सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहते हैं? क्या? सॉफ्ट लोन विंडो हम लोग आईडीए कहते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट मतलब आसानी से लोन लेने, यानी आसानी से लोन उपलब्ध होने वाली खिड़की, अगर हिंदी में बोले तो। लेकिन सॉफ्ट लोन विंडो को आईडीए को का दूसरा नाम सॉफ्ट लोन विंडो है। कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से किस संस्था को सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, तो आप लोग टिक करेंगे आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। फिर एक इंपॉर्टेंट बात कि वर्ल्ड बैंक, देखिए मेन जो मेंबर से प्रश्न आते हैं सिर्फ वर्ल्ड बैंक से आते हैं, यानी आईबीआरडी से। हालांकि वर्ल्ड बैंक तो दोनों को मिलाकर के आता है, लेकिन जो मेंबर पूछेगा आईबीआरडी की पूछेगा। तो क्या कोई बता सकता है कि वर्तमान में आईबीआरडी के कितने मेंबर हैं? कोई बताएगा? इस समय इसके 189 कंट्री मेंबर हैं, 189 सदस्य देश। पहला प्रश्न ये पूछ लेता है कि कितने इसके देश सदस्य हैं? 189। फिर दूसरा ये पूछता है कि सबसे लेटेस्ट देश कौन सा इसका सदस्य बना है? बताओ योगिता, सबसे लेटेस्ट कौन सा देश सदस्य बना है? हाँ, कोसोवो, 189वां देश बना है कोसोवो। लेटेस्ट में यही बना है ना, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन है कोसोवो। ठीक, फिर एक इंपॉर्टेंट और इससे पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? ये तो पता होगा ना कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, नहीं पता? अजय बंगा। वैसे इसका जो अध्यक्ष बनने का नियम है वो यही है कि वो अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। लेकिन अजय बंगा को भारत जैसा नाम लग रहा होगा, वो हैं भारतीय मूल के लेकिन नागरिक अमेरिका के हैं। तो इस समय इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। देखिए जब भी आप लोग यहां से क्लियर कर लीजिए कि जब भी बात आए वर्ल्ड बैंक की तो सिर्फ आपके दिमाग में दो संस्थाएं आएंगी, आईबीआरडी और आईडीए। जब भी बात आए वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तो पांचों संस्थाएं आ जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार नेट का एग्जाम दे रहा था तो उसमें एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सदस्य नहीं है या विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो देखिए उसमें ऑप्शन क्या क्या थे, उसमें आईबीआरडी था, आईडीए था, आईएफसी था, आईएमएफ था। तो क्या सही होगा? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सदस्य नहीं है, वो एक अलग से स्वायत्त संस्था है। ठीक है, चलिए दोनों की बात हो गई, क्लियर हुआ क्या उद्देश्य है, कितने सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष है और इनका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, फिर अब हम तीसरी बात करते हैं आईएफसी की। ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, फुल फॉर्म से भी सवाल आ सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए सभी का मोटिव अलग अलग है, जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं सभी का मोटिव अलग अलग है। तो आईएफएससी का मोटिव क्या? इसका मोटिव है सदस्य देशों के प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ऋण उपलब्ध कराना। ठीक,
कुल मिला के देखिए ये अभी तक जितने लोन IBRD IDA दे रहे थे गवर्नमेंट को दे रहे थे, ठीक, ये दे रहा था मतलब मिडिल इनकम ग्रुप वाले को, ये दे रहा था लोअर या पुअर वालों को। लेकिन IFSC क्या करता है, किसी भी देश के प्राइवेट संस्थानों को लोन देता है, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट मतलब बिजनेस करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्ट प्रदान करने के लिए कौन बना है, IFC। ये कुल मिला के ये देखता है कि हमारे सदस्य देशों के प्राइवेट सेक्टर का विकास हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा या उनको पैसे की आवश्यकता है तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक। फिर बात करते हैं मीगा। मीगा की स्थापना कब हुई थी? मीगा की स्थापना हुई थी 1988 में और इसकी स्थापना हुई है 1966 में। मीगा का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी लेटरल गारंटी एजेंसी। हाँ, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। देखिए इसका काम क्या है मीगा का? क्या 1988 मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी देश को FDI के लिए प्रमोट करना। ये अपने सदस्य देशों में FDI जानते हैं? नहीं जानते। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका मतलब जैसे भारत देश है, भारत में जो विदेशी लोग निवेश करते हैं अपना पैसा, तो उस पैसे कहते हैं FDI। FDI FPI दो चीजें हैं, लेकिन आप लोग सिंपल से FDI ही समझिए कि जो विदेशी व्यक्ति भारत में पैसा निवेश करते हैं वो क्या कहलाता है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए जैसे नाम में है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मतलब ये जो व्यक्ति इसके सदस्य देशों में जो देश निवेश करना चाहता है उस देश के व्यक्ति उनको गारंटी प्रदान करता है कि तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। देखिए जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आए दिन विस्फोट होते रहते हैं कि नहीं? कोई भी क्रिकेट टीम वहां जाने से डरती है, कोई भी पैसा लगाने डरता है। क्यों डरता है? कि पता चला आज हमने इस कंपनी पर पैसा लगाया, कल बम गिर जाए तो कंपनी तबाह हो जाए। ठीक है, समस्या है कि नहीं? तो कहेंगे अस्थिरता का माहौल है ना, तो इसीलिए जो देश होते हैं अपने यहाँ पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, पूरा स्थिरता का माहौल लाते हैं कि जिससे हमारे यहाँ विदेशी निवेश ज्यादा आए, हमारे यहाँ उद्योग धंधों का विकास ज्यादा हो। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मीगा भी एक संस्थान बना हो। मीगा क्या करता है? जो मीगा के सदस्य होते हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि तुम लोग वहां निवेश करो, उसकी गारंटी मैं देता हूं कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं। एक प्रकार से इंश्योरेंस टाइप का काम करते हैं। क्या करते हैं? इंश्योरेंस टाइप का काम करते हैं। फिर लास्ट एजेंसी है ICSID। देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म मीगा में छूट गई है, भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं। संस्थापक सदस्य का मतलब कि जब ये बना तभी सदस्य होना, तो भारत इन तीनों का तो संस्थापक सदस्य था, लेकिन मीगा का भारत बना है 1994 में भारत इसका सदस्य बना है। ठीक है, अब अगला इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये बताइए कि हम लोग आपस में घर में या छोटे से भाई बहन में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? ज्यादा झगड़ा पैसे रुपए को लेकर, कितना पैसा मुझे मिले, इतना मुझे मिलना चाहिए। इसी तरह जब बड़े बड़े देश इतने बड़े लेवल पर व्यापार करेंगे तो कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है। तो इसी विवाद की स्थिति से निपटने के लिए
एक संस्था बनाई गई है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। विवादों के निपटान के जितने भी हमारे धन संबंधी विवाद होते हैं एक दूसरे देशों के, तो उनका निपटारा करता है ICSID। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ICSID का सदस्य नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो भी विवाद निपटाए जाते हैं वो अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के फेवर को लेकर के निपटाए जाते हैं। तो भारत ने कहा कि हम अपने विवादों का निपटारा अपने स्तर से करेंगे, हम इस संस्थान के सदस्य नहीं बनेंगे, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज इतनी है। क्लियर हुआ? वर्ल्ड बैंक क्या है? IBRD और IDA, इनका उद्देश्य क्या है? मिडिल इनकम वालों को फाइनेंस देना, लोअर या गरीब वालों को। फिर IFC का उद्देश्य क्या है? प्राइवेट सेक्टर को। बस एक लाइन में उद्देश्य पढ़ लीजिए। प्राइवेट सेक्टर को। मीगा क्या है? हमें इन्वेस्टमेंट की गारंटी देता है कि आप अगर निवेश करेंगे तो आपके निवेश को सुरक्षित रखने की गारंटी। जैसे हम लोग बीमा करवाते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा, की दुर्घटना होगी तो हमें पैसा देगा ना, तो ऐसा ही ये है, मीगा है। मीगा में भी जो दुर्घटनाएं, जैसे अगर किसी की कुछ इन्वेस्टमेंट अगर डूब रहा है तो ये उसकी गारंटी देगा, कहीं ना कहीं सेटल करके उसका पैसा वापस कराएगा। और लास्ट में है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जिसका काम है विवादों का निपटारा करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। बस इसमें जो भी प्रश्न बन रहे हैं लगभग MCQ के, आप लोगों को यहां से क्लियर हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इसकी रिपोर्ट, इसको मिटा दूं जी। लगभग जितने MCQ इससे बनने थे तो उतने फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है काहे से? रिपोर्ट से। जो ये समय समय पर रिपोर्ट जारी करते हैं उससे बनता है, उसको कहते हैं पब्लिकेशन। जो निकालते हैं पब्लिकेशन या रिपोर्ट, किसकी? विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की पब्लिकेशन या रिपोर्ट। कौन कौन सी हैं ये जानने के कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक, तो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये है तीसरा रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्टों के नाम लिख लीजिए, एग्जाम में सीधे पूछ देता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। देखिए इसमें क्या, जिसमें हेल्थ लगा है तो आप लोग बिना पूछे आछे WHO को टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है, ना कि WHO। फिर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है चौथी, वर्ल्ड डेवलपमेंट लगभग हम लोगों ने विश्व बैंक के बारे में जितने भी संभावित MCQ हैं उनकी चर्चा कर। ठीक है, भारत किसका सदस्य नहीं है, कोई बताएगा? ICSID का भारत सदस्य नहीं है, बाकी चारों का सदस्य। देखिए मैंने वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी कि गंगा सफाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आप लोग बोर्ड देखते होंगे ना गाँवों में,
तो उसकी भी फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक कर रहा है या करता है। फिर फाइनेंस फ्री में नहीं करता, कुछ समय बाद गवर्नमेंट उनको पैसा वापस कर देती है, लेकिन पहली फाइनेंसिंग तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से हम लोग पैसा ले लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान वाला हो गया। चलिए वर्ल्ड बैंक की बात हम लोग खत्म, अब बात करेंगे IMF। इंटरनेशनल, समझ में आया संदीप? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये भी ब्रिटेन वुड ट्विंस में शामिल था, वर्ल्ड बैंक और IMF। ये भी कार्य करना कब से प्रारंभ किया? ये 1947 से। कब से? 1947। नहीं सेम डेट है ना दोनों की। नहीं वो स्थापना 45 में। हाँ मतलब जो इनकी स्थापना, देखिए दो तीन चीजें हुई, मतलब इनका जो ब्रिटेन वुड ट्विंस में तो संस्थान बने, लेकिन इनकी स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसका मेन उद्देश्य और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक का मेन काम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, लेकिन IMF का मुख्य उद्देश्य है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को क्राइसिस से बचाना। ठीक, यानी अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, वहां के फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, वहां की वित्तीय स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो उससे उबारने के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? IMF। ठीक, इसका मुख्य काम यही है कि BOP के इशू को निकालना। देखिए BOP का इशू कब आएगा? जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। तो भाई इंपोर्ट ज्यादा होने का मतलब हमें पेमेंट तो फॉरेन रिजर्व में ही करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा में करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। तो जब ये स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है और उस देश के पास पैसा नहीं रहता अपने मतलब इंपोर्ट करने के लिए या फॉरेन रिजर्व का भुगतान करने के लिए, तब वो IMF से सहारा ले सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 1991 में भारत के पास बहुत कम बचा था ना, बता रहे थे कि आयात करने के सिर्फ 8 दिन का मटेरियल बचा था, बता ध्यान है कि नहीं? तो तभी हम लोग लाए थे LPG। LPG का पूरा नाम पता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसके पहले क्या था? इसके पहले हमारी अर्थव्यवस्था बहुत संकुचित थी। देखिए कोई व्यक्ति किसी को फ्री में लोन नहीं देगा, लोन देगा तो ब्याज तो लेगा ही, प्लस उसका और कुछ ना कुछ हित जुड़ा होना चाहिए। तो लगभग इन जितनी भी संस्थाएं हैं इन पर ज्यादातर कंट्रोल मैक्सिमम अमेरिका का है। ठीक, तो अमेरिका हमेशा अपने फायदे काम करता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पहले क्या थी? संकुचित थी। भारत का ट्रेड भी कम था, यहाँ कोई नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए भी, नए नए रोजगार खोलने के लिए विदेशी कंपनियों को बहुत सारी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता था। लेकिन जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई तो इस मजबूरी का फायदा IMF या विश्व के लोगों ने, विश्व के देशों ने उठाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बदलना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, तुम्हें अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना होगा। ये नहीं कि ये आ रहा है तो ये करके आए, लाइसेंस करके आए, कोई भी नए जैसे प्राइवेट सेक्टर आना है तो ऐसा नहीं होगा। लिबरलाइजेशन को मतलब उदार कर दिया। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। 1991 के पहले क्या था? हमारी अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम पार्ट लगभग गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में था। लेकिन भाई गवर्नमेंट कब तो चले, गवर्नमेंट के तो बहुत सारे काम होते हैं, उसे अपना सरकार भी चलानी है, उद्योग धंधे भी चलाने, दोनों काम तो एक साथ कर नहीं सकते अच्छे से। तो इस कारण से लोगों ने कहा, दूसरे देशों ने, कि आप लोग अपनी अर्थव्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी खोलिए। इसी के चक्कर में हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट बैंक स्थापित हुए था। आप लोगों ने बैंकों के इतिहास में पढ़ा होगा ना कि पहले बैंक को राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, फिर 1980 में हुआ। तो एक तरफ राष्ट्रीयकरण हो रहा है और दूसरी तरफ प्राइवेट। राष्ट्रीयकरण का मतलब सभी सरकारी बैंक हो गए, मतलब अपने देश में प्राइवेट बैंक नाम मात्र के बचे थे।
फिर भी आवश्यकता पड़ी तो फिर से गवर्नमेंट को पुनः अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ा। केवल बैंकिंग सेक्टर में नहीं, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, हेल्थ में, हर जगह जितनी भी चीजें हैं सब में प्राइवेट सेक्टर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। तीसरी बात क्या थी? लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें। ठीक, विश्व की अर्थव्यवस्था जोड़ने का मतलब कि हम अपना व्यापार ज्यादा बढ़ाएं। बहुत सारे देशों से पहले सीमित था ना कुछ देशों से, लेकिन फिर 1991 के बाद भारत को मजबूरी में उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ी, तभी उसे IMF से लोन मिला। तो IMF का मैंने मूल उद्देश्य बताना चाहता हूं कि IMF का मूल उद्देश्य है किसी भी अर्थव्यवस्था को मतलब खराब होने से बचाना। देखिए अर्थव्यवस्था खराब कब होती है? जब महंगाई बहुत अधिक हो, चीजें एकदम दो तरह से, या तो पूरा वहां मंदी का दौर हो या तो पूरा इन्फ्लेशन का दौर हो। तो अगर बैलेंस है तभी ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मंदी आ गई तो उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन आ गया तो महंगाई बढ़ जाएगी, लोग कुछ चीज खरीद ही नहीं पाएंगे। अभी आप लोगों ने वियतनाम, जिम्बाब्वे जैसे देशों की हालत सुनी होगी ना कि खूब सारा पैसा लेके जाओ, थोड़ा सामान लेके आओ, क्योंकि वहां की मुद्रा इतनी कमजोर हो गई थी कि वो चीज कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो इन्हीं चीजों से निपटने के लिए IMF का गठन हुआ कि हमारी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखे। फिर इंपॉर्टेंट बात कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि IMF में कितने मेंबर हैं? 191 मेंबर, 191 सदस्य देश हैं किसके? IMF के। इसमें एक इंपॉर्टेंट पूछता है कि लास्ट सदस्य देश कौन सा है? लास्ट है लिंचेस्टीन। पहले 190 थे, जब 191वां सदस्य देश बना उसे कहते हैं लिंचेस्टीन। देखिए IMF जो है ना किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस असिस्ट नहीं करता। किसी भी, जैसे आप लोग वर्ल्ड बैंक में पढ़ा ना कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में दे रहे हैं, हमारी इंडस वैली में दे रहे हैं, हमारे सर्व शिक्षा अभियान में दे रहे हैं, इस तरह से IMF किसी भी प्रोजेक्ट में फंडिंग नहीं करता। ये केवल आर्थिक स्थिरता के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए, माइनस BOP को पॉजिटिव करने के लिए ही लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर इसके अध्यक्ष कौन है? IMF के अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा लिख दूं? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये इसकी इस समय अध्यक्ष है। बुल्गारिया की है। बुल्गारिया की है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा IMF है वो कैसे काम करता है। IMF का स्ट्रक्चर। इसमें दो चीजें होती हैं मेन, बोर्ड ऑफ गवर्नर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो पहले बात हम करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर की। बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर। देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है? ये IMF की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी जितने भी निर्णय होंगे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंतर्गत ही होंगे। क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं प्रत्येक सदस्य देश के गवर्नर और एक होते हैं अल्टरनेट गवर्नर। मतलब हर देश से दो लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर में नियुक्त किए जाते हैं। तो हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जो भारत के करंट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के मतलब मेंबर होते हैं, गवर्नर होते हैं, और जो दूसरे होते हैं उसके जो अल्टरनेट गवर्नर है वो RBI का गवर्नर होता है। यानी भारत से कौन लोग इसमें जाते हैं?
दो लोग, पहला होता है फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा होता है आरबीआई गवर्नर, दूसरा होता है आरबीआई गवर्नर। ठीक, दो लोग, तो इसे कहते हैं गवर्नर, इसे कहते हैं अल्टरनेट गवर्नर। यानी अगर पूछ ले कि भारत में आईएमएफ का अल्टरनेट गवर्नर कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। भारत में मतलब आईएमएफ में भारत का गवर्नर कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री। फिर दूसरा होता है इनका मेन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये क्या है, इसमें कितने लोग होते हैं, देखिए इसमें कितने लोग हो जाएंगे, 191 मेंबर हैं, तो हर देश से दो दो लोग हो जाते हैं। ठीक है, कभी वो मीटिंग में जाएगा, कभी वो मीटिंग में जाएगा, मतलब कोई ना कोई जाना चाहिए। साल में एक बार इसकी मीटिंग कर लेते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं 24 लोग, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं 24 लोग। जितने भी प्रस्ताव, देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है, जो वास्तविक रूप से काम करता है, एग्जीक्यूशन जो करता है पॉलिसियों का, वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसमें होते हैं 24 मतलब 24, 191 जितनी भी कंट्री हैं, तो जितनी भी कंट्री हैं उनमें से इनको ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया। कितने ग्रुपों में, 24 में। 24 में जैसे अमेरिका है, चाइना है, हाँ जो भी बड़े बड़े, जैसे नहीं रूस तो है ही नहीं ना, होगा, जैसे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, तो जितने भी बड़े बड़े देश हैं, यूके है, तो वो खाली एक एक रिप्रेजेंट करते हैं, अपने खुद का करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को ग्रुप में डिवाइड करके इस तरह से केवल 191 को 24 लोगों में डिवाइड कर दिया गया है। अभी आप समझ जाएंगे। जैसे भारत जो है ना, भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है, भारत अपना इंडिया का प्लस भूटान का प्लस नेपाल का और श्रीलंका का। भारत कुल मिला के 4 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे बहुत सारे देश किसी, तो इन चारों को मिलाकर एक यूनिट माना जाएगा। ठीक, इस तरह से कोई 10 को मान रहा है, किसी में 20 ग्रुप सम्मिलित है, तो इस तरह से कुल मिला के 24 लोग ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आ पाते। बस इतना जान लीजिए कितने लोग आते हैं, 24 लोग। भारत के समूह में कौन कौन से, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। लेकिन आईएमएफ में एक बात है कि आईएमएफ का कोटा सिस्टम होता है। देखिए बहुत डीप हम लोग नहीं पढ़ेंगे कोटा सिस्टम का, आप लोगों से जितने में आप लोगों एमसीक्यू का काम हो जाए। कोटा सिस्टम क्या है, कोटा सिस्टम ही इसका वोटिंग होता है, इसमें एक सदस्य एक वोट नहीं देता, उसका कोटा डिसाइड है, जितना कोटा डिसाइड होगा उतना ही उस वोट देने का अधिकार होगा। तो हम थोड़ा सा कोटा सिस्टम की बात करेंगे। तो देखिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य कौन है भारत से, मतलब देखिए यहाँ तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर में करंट फाइनेंस मिनिस्टर होगा और आरबीआई गवर्नर होगा, जो भी होगा चेंज होगा तो वहां भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका जो गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है उर्जित पटेल को, जो कि अगस्त 2025 में लेटेस्ट में अभी नियुक्ति की गई। किसकी, उर्जित पटेल की। इंडिया, भूटान, नेपाल और श्रीलंका का इकट्ठा प्रतिनिधित्व जो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में करते हैं, भारत की तरफ से चारों तरफ से उर्जित पटेल जी करते हैं। गवर्नर वाले उर्जित पटेल, हाँ, जो पहले आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, बिल्कुल। तो उनका भी समय आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 4 देशों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन रहता। हमेशा इसमें भारत के रहते हैं, क्योंकि भारत ने इन देशों को अपने साथ लेकर, छोटे छोटे देश हैं तो इनको मिला करके वहां उसका रिप्रेजेंटेशन भारत करता है। भारत की तरफ से उर्जित पटेल जी की नियुक्ति की गई। ठीक, क्लियर हुआ। फिर अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आईएमएफ में कोटा सिस्टम की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। आईएमएफ कोटा सिस्टम, ये क्या है, कोटा सिस्टम का मतलब होता है जैसे अपने देश में रिजर्वेशन कोटा है कि नहीं, कि इस कैटेगरी को इतने %, इस कैटेगरी को इतने %, तो इसी तरह आईएमएफ में भी है। आईएमएफ में सभी सदस्य एक वोट देने के अधिकारी नहीं है, इसमें कोटा सिस्टम होता है। और कोटा सिस्टम कैसे डिसाइड होता है, कोटा सिस्टम
मुख्य रूप से 4 चीजों को ध्यान में रख करके डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या ध्यान रखा जाता है? मेंबर कंट्री की जीडीपी, मेंबर कंट्री की जीडीपी। पहला जो ध्यान रखा है कोटा बनाने में, मेंबर, इसको लिख लीजिए कि कोटा सिस्टम में किन किन चीजों को ध्यान में रख करके कोटा डिसाइड किया जाता है। मेंबर कंट्री की जीडीपी, फिर है इकोनॉमिक्स ओपननेस। हिंदी में बता दूं क्या? हेलो, क्या ओपननेस का मतलब होता है कि आर्थिक खुलापन, जो हमारा कितना उस देश का आर्थिक खुलापन है, मतलब उस देश की जीडीपी को ध्यान में रखेंगे, सदस्य देश की जीडीपी को। इकोनॉमिक ओपननेस का मतलब कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी खुली हुई है। फिर है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी परिवर्तनशील है, मतलब कि अगर उसका इंपैक्ट अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था, जैसे भारत संदर्भ में देखें तो भारत की जीडीपी को ध्यान में रखा गया है, भारत के आर्थिक खुलापन यानी लिबरलाइजेशन को ध्यान में रखा गया है, भारत की आर्थिक परिवर्तनशीलता। जैसे आप लोगों ने एक उत्तर कोरिया देश का नाम सुना है, उसका कहीं से कोई व्यापार नहीं होता, एक देशों से होता है। तो ये बताइए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्या उस देश के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है। तो उसका कोटा आईएमएफ में कहीं, वो तो सदस्य ही नहीं होगा, तो उसका कोटा आईएमएफ में कैसे होगा? यही चीज ध्यान में रखते हैं कि उसकी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी मतलब कि आर्थिक परिवर्तनशीलता कितनी है। फिर लास्ट ध्यान रखना है इंटरनेशनल रिजर्व यानी फॉरेक्स रिजर्व, इंटरनेशनल रिजर्व। बस यही आप लोगों को इतना देखना है कि जो आईएमएफ में जो कोटा डिसाइड होता है किन 4 चीजों को ध्यान में रख करके डिसाइड होता है। पहला है मेंबर कंट्री की जीडीपी, दूसरा है इकोनॉमिक ओपननेस, तीसरा है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, चौथा है इंटरनेशनल रिजर्व। अगर हिंदी में बोले तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखेंगे, भारत की आर्थिक उदारता को ध्यान में रखेंगे, भारत के आर्थिक परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखेंगे और भारत के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व फंड को भी ध्यान में रखेंगे। बस 4 चीजों से ही हर देश का कोटा डिसाइड होता है। और कोटा से क्या होता है कि उसके डिसीजन में हम लोग, एक तो हमारा वहां हिस्सा हो जाएगा, आईएमएफ की जितनी टोटल पूंजी है उसमें हमारा हिस्सा हो जाएगा और हमारे डिसीजन मेकिंग का राइट हो जाएगा। तो भारत का कोटा कितना है आईएमएफ में? भारत का कोटा है 2.75%। जो भारत का कोटा आईएमएफ में डिसाइड है 2.75। इसी के आधार पर भारत आईएमएफ से लोन ले सकता है और इसी के आधार पर जो आईएमएफ के डिसीजन में भारत पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी अगर 100% है तो भारत का परसेंट कितना है? 2.75%। चाइना कितना है? चाइना का है 6.4। चाइना का कितना है? 6.4। यूएसए कितना है? यूएसए का है 17.43%। देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, भारत का कोटा है 2.75%, चाइना का है 6.4, यूएसए का है 17.43। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोटा मतलब वोटिंग राइट और लोन लेने की। देखिए जैसे होता है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यही कहानी यहां भी लागू होती है कि अगर जिसका हमारा जितना मतलब आईएमएफ हमने कोटा दिया है, जितना हमें कोटा अलॉट किया गया है, उसी के आधार पर हम लोन ले सकते हैं, उसी के आधार पर हम लोग उसके डिसीजन में पार्ट भी बन सकते हैं। ठीक, क्लियर? जैसे यहाँ पर तो सब कोटा नहीं है ना, यहाँ सबको बराबर अधिकार है, लेकिन आईएमएफ में ऐसा नहीं है। जो बड़ा आदमी होगा उसको ज्यादा कोटा, जो बड़ा देश है उसको ज्यादा कोटा, जो गरीब देश है उसको कम कोटा। ये भी एक तरह से पार्शियलिटी भी है। दूसरी बात सुनिए ध्यान देने वाली, जो आईएमएफ में जो भी डिसीजन पास होते हैं उसके लिए कम से कम 85% मेजोरिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे कोई भी डिसीजन हो रहा है तो उसका 85% कोटा एक पक्ष में होना चाहिए। 85 देश नहीं, देश तो 191 है ना, हम सिर्फ कोटा की बात करें। देश से कोई मतलब ही नहीं है, देश जितने हैं किसी को 0.0 कोटा मिला हुआ है जो छोटे देश हैं, लेकिन यहाँ पर 85% मेजोरिटी से ही कोई रेजोल्यूशन पास होता है।
जो भी बड़े काम, जैसे किसी को लोन देना है, जैसे मान लो किसी कंट्री को लोन देना है, जैसे पाकिस्तान को लोन देना है, सुनने में आता ना कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन दिया, IMF ने अभी पाकिस्तान को लोन दिया था, तो कैसे पास होता है? जब 85% सहमति हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर ये बताइए कि बिना अमेरिका के कोई मेजोरिटी पास होगी, कोई प्रस्ताव पास होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 17.43% वही लिए बैठा है, तो वो जिस भी रेजोल्यूशन से हटा तो 82-83% उसे बचना, इसलिए IMF में अमेरिका का दबदबा सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसलिए पाकिस्तान को लोन दिया, भारत विरोध भी करेगा, 2% कोटा लिए अपना बैठा रहे, अमेरिका सपोर्ट किया, बाकी सभी देशों को मिला लिया, उसको पैसा मिल गया। क्लियर? फिर एक होता है SDR, स्पेशल, इसकी ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, खाली अपना काम रखा है, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट इसको कहते हैं SDR। इसको पता है किस सिंबल से, जैसे डॉलर को ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो इसको करते हैं SDR। ये है क्या? इसका क्रिएशन IMF ने 1969 में किया था। ये IMF की मुद्रा है, एक तरह से मानिए कि IMF में जो भी पैसा होता है वो SDR में होता है, उसका वेटेज है, डॉलर का वेटेज है, पाउंड का वेटेज है, चाइनीज रेमनेबी का वेटेज है, जापानी येन का वेटेज है, 5 देशों का वेटेज है। ठीक है, क्या? हाँ जी, US डॉलर का है, यूरो का आप लोग लिख सकते हैं, US डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग, 5 मुद्राओं के वेटेज से स्पेशल ड्राइंग राइट निर्धारित किया था। ये तुलना के बस आप लोग इतना समझिए, डिटेल तो बहुत सारी पढ़ने की है, लेकिन आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए ये IMF की एक तरह से मुद्रा है। इसी का दूसरा नाम पेपर गोल्ड भी होता है। क्या होता है? पेपर गोल्ड। इसी को हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। बस खाली नाम पूछता है कि IMF की मुद्रा किसे कहते हैं? SDR। उसका सिंबल क्या है? SDR। उसका क्रिएशन कब हुआ? 1969 में। पेपर गोल्ड किसे कहते हैं? SDR कहते हैं। डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग। रेनमेबी भी बोलते हैं, युआन भी बोलते हैं, दोनों चीजें उसको बोलते हैं, रेनमेबी या युआन। चलिए, टर्म क्लियर हुई। बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो जाएगा डीप, अभी और कुछ पढ़ना है। फिर एक होता है रिजर्व ट्रांच, बस खाली टर्म सीखिए, रिजर्व ट्रांच या गोल्ड ट्रांच। रिजर्व ट्रांच या गोल्ड ट्रांच, ये क्या है? रिजर्व ट्रांच या गोल्ड ट्रांच, जैसे मान लीजिए भारत का कोटा कितना है? 2.75। भारत का कोटा है 2.75, तो 2.75 कोटा मेंटेन करने के लिए भारत को IMF में पैसा भी तो जमा करना पड़ता होगा। भाई IMF पैसा कहां से पाएगा? सभी देश पैसे जमा करते हैं, तो 2.75 में उसकी जितनी भी पूंजी अलाट होगी, उसकी जितनी भी पूंजी अलाट होगी उसका 25% उसको गोल्ड के रूप में IMF को देना होगा। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे उसे 2.75 कोटा में मान लीजिए 10 करोड़ पूंजी अलाट है, तो 10 करोड़ का 25% यानी 2.5 करोड़ रुपए उसे गोल्ड में, 2.5 करोड़ का गोल्ड उसको IMF को देना होगा, तो उसी को कहते हैं गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच। ठीक, क्लियर हुआ? जो शेष 75% उसको और देना होगा वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में देगा। किसमें देगा? डोमेस्टिक करेंसी में देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांच। क्रेडिट ट्रांच, बस ये नाम है। गोल्ड ट्रांच क्या है? जो IMF में हम लोग गोल्ड के रूप में अपने कोटे का पैसा देते हैं। क्रेडिट ट्रांच क्या है? जो हम लोग डोमेस्टिक करेंसी अपनी देते हैं। गोल्ड ट्रांच होता है 25%, क्रेडिट ट्रांच होता है 75%। क्या समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका जहां से और MCQ बन जाते हैं। अच्छा, लोग पूछेगा भैया SDR पूछेंगे, गोल्ड ट्रांच पूछेंगे, क्रेडिट ट्रांच, तो लोग बता ले जाएंगे कि नहीं?
फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, फिर से वही आ गया, पब्लिकेशन या रिपोर्ट। आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, सबकी पब्लिकेशन या रिपोर्ट आप लोग हमेशा याद रखें कि कौन कौन सी रिपोर्ट ये लोग जारी करते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, WEO, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बार बार पूछता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो बताएंगे IMF। फिर दूसरी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फिर तीसरा एक जारी करता है फिस्कल FIA, फिस्कल मॉनिटर। देखिए रिपोर्टें तो और इसकी हैं, आप लोग ये कहेंगे कि बहुत सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर वही रिपोर्ट बताई हैं जो बार बार एग्जाम में आती हैं। आप लोगों को डीप पढ़ना, थोड़ा सा रिपोर्ट और गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बार बार बताता है विश्व आर्थिक परिदृश्य कि पूरे विश्व का आर्थिक माहौल क्या है। ठीक, विश्व आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। लगभग IMF के बारे में हम लोगों ने मेन चीजें देख ली। ठीक है, क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।